हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। तो इस वीडियो में हम दक्षिण भारत का इतिहास को पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के इतिहास को पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है, जिसमें संगम काल की बात की थी। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। इसमें 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक पढ़ेंगे। इस समय दक्षिण भारत में कई राजवंश का शासन था, जैसे 5वीं शताब्दी में पल्लवों का, 6ठी से 7वीं शताब्दी में चालुक्यों का, और चालुक्य 3 शाखा में बटा हुआ था। तो तीनों शाखाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला वातापी के चालुक्य यानी पश्चिमी चालुक्य, दूसरा वेंगी चालुक्य यानी पूर्वी चालुक्य, और तीसरा कल्याणी के चालुक्य। तो पहला वातापी के चालुक्य यानी वातापी के चालुक्य जो था, ये पहला चालुक्य वंश था, और वातापी का चालुक्य पतन हो गया था। फिर राष्ट्रकूट की स्थापना हुई थी, और फिर 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट का भी पतन कर देता है कल्याणी का चालुक्य। और लास्ट में हम लोग चोल साम्राज्य को बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इस टॉपिक को सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे, पल्लव आता है, पल्लव के बाद वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य, फिर राष्ट्रकूट, फिर कल्याणी चालुक्य, चोल साम्राज्य, तो इसको हम लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ते हो तो आप लोगों को ये टॉपिक याद हो जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग पल्लव वंश को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो ये सिंह विष्णु जो थे, ये पल्लव वंश का संस्थापक थे। पल्लव वंश का राजधानी कहाँ है? वर्तमान में तमिलनाडु, उस समय कांची में। इसका राजभाषा क्या था? तो ये संस्कृत था। पल्लवों का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये बपदेव को माना जाता है, जो कि पल्लव वंश के संस्थापक थे। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे पल्लव वंश के, तो ये सिंह विष्णु थे। तो सिंह विष्णु के बारे में अगर हम पढ़ें तो सिंह विष्णु का जो शासन काल चलता है, ये 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक चलता है। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम का लेखक रहा करता था, जिसने किरातुर्जिनियम की रचना की थी। किरातुर्जिनियम की रचना की थी। तो ये जो रचना की थी, ये भारवी ने की थी। और भारवी किसके दरबार में लेखक के रूप में रहा करता था? तो ये सिंह विष्णु के रूप में रहा करता था। सिंह विष्णु के ही शासन काल में माललापुर में वराह मंदिर का निर्माण हुआ था। इसने चेर, चोल, पांड्य वंश के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। इस बात को भी याद रखिएगा। हम लोग पल्लव वंश में पल्लव वंश के प्रमुख राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले महेंद्र वर्मन आते हैं। तो महेंद्र वर्मन कौन थे? तो महेंद्र वर्मन का जो शासन काल रहता है, ये 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक रहता है। महेंद्र वर्मन एक महान कवि एवं संगीतज्ञ था। शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी था। बाद में तमिल संत अपार के प्रभाव में आकर शैव धर्म का अनुयायी बना। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशी द्वितीय ने आक्रमण किया था, और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित किया। यहीं से ही पल्लवों और चालुक्यों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। महेंद्र वर्मन ने मतविलास प्रहसन की रचना की थी, जो पल्लव काल की प्रमुख रचना है। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि पल्लव राज की प्रमुख रचना क्या है? मतविलास प्रहसन, जिसकी रचना किसने किया था? तो ये महेंद्र वर्मन ने किया था। यहाँ से दो प्रश्न निकल के आते हैं। पहला रचना से प्रश्न रहेगा, दूसरा प्रश्न ऐसा रहता है कि महेंद्र वर्मन को किसने पराजित किया था? तो ये चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया था। इस बात को याद रखिएगा, कई बार इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम जो बनते हैं पल्लव वंश के शासक। तो पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन था। इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया। इसे पराजित कर नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनुष्टांग कांची में प्रवेश किया था, यानी कि केरल में प्रवेश किया था। और महाबलीपुरम में रथ मंदिर यानी कि मंदिरों का, यानी कि
81 मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय आते हैं, जिनका शासनकाल 700 ईस्वी से लेकर 728 ईस्वी तक मानी जाती है। इसका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है और इसके शासनकाल में स्थापत्य कला विकास देखने को मिला है। फिर कैलाशनाथ मंदिर यानी राज सिद्धेश्वर मंदिर, ये सभी का निर्माण इसी ने करवाया था, यानी नरसिंह वर्मन ने ही करवाया था। तो सबसे ज्यादा पल्लव वंश में कोई मंदिर का निर्माण करवाया था तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। ये मंदिर आप लोग देख सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कैलाशनाथ मंदिर की स्थापना या फिर कैलाशनाथ मंदिर किसने निर्माण करवाया था, तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने निर्माण करवाया था। इस नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडी रहा करते थे। इन्हें ही देश कुमार चरित्र की रचना की थी। अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि देश कुमार चरित्र की रचना किसने की थी, तो ये दंडी ने की थी। और दंडी कौन था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक थे। इसके बाद नंदी वर्मन तृतीय राजा हुए। पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था ये अपारजित वर्मन था, जिसका शासनकाल इतना से इतना तक था। और बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में मिला लिया। यानी तो दोस्तों यहाँ से हम लोग जो देखने वाले हैं ये चालुक्य वंश को देखेंगे। देखिए चालुक्य वंश 3 शाखाओं में बटा हुआ था। पहला बादामी चालुक्य, दूसरा पूर्वी चालुक्य और तीसरा पश्चिमी चालुक्य। तो सबसे पहले बादामी चालुक्य सबसे पुराने चालुक्य थे, जिनकी राजधानी कर्नाटक के बादामी यानी वातापी में थी। उनका शासन 6ठी शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ और 642 ईस्वी में उनके सबसे महान राजा पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद पतन हो गया। फिर पूर्वी चालुक्य ये वेंगी में राजधानी के साथ पूर्वी दक्कन में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद उभरे। उन्होंने 11वीं शताब्दी तक शासन किया। और उसके बाद पश्चिमी चालुक्य वे बादामी चालुक्य वंशज थे। वे 10वीं शताब्दी के अंत में उभरे और कल्याणी से शासन किया। तो ये टोटल आप लोगों का 3 शाखाओं में बटा हुआ था, बादामी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य और पूर्वी चालुक्य। सबसे पहले बादामी चालुक्य में बहुत सारे शासक आए थे। जैसे इसका संस्थापक कृतिवर्मन प्रथम था। कृतिवर्मन प्रथम के बाद पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विजयदित्य प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम और कृतिवर्मन द्वितीय। फिर स्क्रीन पे आप लोग पश्चिमी चालुक्य वंशज को देख सकते हो, यानी शासकों को देख सकते हो। और स्क्रीन पे आप लोग पूर्वी चालुक्य के शासकों को देख सकते हो। तो अब यहाँ से हम लोग चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वातापी के चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वंश का जो संस्थापक था ये पुलकेशिन प्रथम था, जिसका शासनकाल 535 ईस्वी से लेकर 567 ईस्वी तक था। जिन चालुक्यों ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था वो वातापी के चालुक्य कहलाए। इसमें सबसे पहले पुलकेशिन प्रथम का वर्णन मिलता है। तो कदम्ब वंश पर विजय प्राप्त करने के बाद उसे राज्य की राजधानी वातापी अब बादामी को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। पुलकेशिन प्रथम ने ही बादामी को अपनी राजधानी बनाया, यानी वातापी को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद कृतिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अगला शासक बना। फिर पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। इसने पश्चिम गंग वंश, कदम्ब वंश और पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वातापी के चालुक्य शासक थे जिसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ये कृतिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय ने धारण किया था, जब ये यहाँ पे हर्षवर्धन को पराजित किया था इसके उपलक्ष्य में। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी रविकृत के द्वारा लिखित एहोल अभिलेख से मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 618 ईस्वी से लेकर 619 ईस्वी की सर्दियों में नर्मदा नदी के तट पे हराया था। यह नर्मदा का युद्ध कहलाया। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि नर्मदा युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुआ था, जो कि वातापी के चालुक्य के राजा थे। और दूसरी ओर वर्धन वंश के यानी
हर्षवर्धन, भूति वंश के हर्षवर्धन के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विजय हुए थे। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक के ऐहोल में स्थित एक शिलालेख है। यह चालुक्य राजवंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय को ऐहोल भी कहा जाता है। यह शिलालेख संस्कृत में लिखा गया। लेख की रचना रवि कृति ने की थी। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि ऐहोल अभिलेख जो है ये किस भाषा में लिखा गया था। तो ये लिखा गया आप लोगों का संस्कृत भाषा में, और इसके रचयिता कौन है, तो ये रवि कृति। इसके ने वेंगी यानी आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया। इसी के साथ वेंगी के चालुक्य की नींव रखी गई। इस पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासनकाल में पल्लव वंश पर आक्रमण कर और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को युद्ध में पराजित किया था। पल्लव वंश का महाप्रतापी शासक नरसिंह वर्मन था। इसी ने पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर 642 ईस्वी में पराजित कर उसकी राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया, और विजय के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ऐसा रहता है कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये किसने धारण की थी, तो पुलकेशिन द्वितीय के छोटे भाई ने, जिसका नाम विष्णुवर्धन था। इसी ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इस बात को याद रखिएगा, जो कि महाप्रतापी शासक होता है। यहाँ पे हम लोग वातापी के चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद विक्रमादित्य प्रथम अगला शासक बना, जिसने 654 ईस्वी में इन पल्लवों से बदला लिया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद विनयादित्य, विजयादित्य और विक्रमादित्य द्वितीय अगले शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक कृतिवर्मन द्वितीय था। कृतिवर्मन द्वितीय था, जिसे दंतीदुर्ग ने पराजित कर दिया। दंतीदुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो यहीं से राष्ट्रकूट वंश की शुरुआत होती है, इस बात को समझ लीजिए। तो सबसे पहले वातापी के चालुक्य का जो सबसे अंतिम राजा होता है, जिसका नाम कृतिवर्मन होता है, कृतिवर्मन द्वितीय, और इसको पराजित कर देता है दंतीदुर्ग, और एक नया साम्राज्य का यानी राजवंश का स्थापना करता है, जो कि राष्ट्रकूट वंश के नाम से जाना जाता है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग वेंगी के चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने इस वंश की नींव रखी थी। जय सिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जय सिंह द्वितीय, विष्णुवर्धन तृतीय, ये सभी शासक थे वेंगी के चालुक्य के। तो इसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया था, इसलिए यह वेंगी के चालुक्य कहलाए। इसी विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था, और प्रमुख पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कार्य भी चालुक्यों के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ऐसा रहेगा कि पुलकेशिन द्वितीय के छोटे भाई ने वेंगी के चालुक्य का नींव रखा था। दूसरा प्रश्न ऐसा रहता है कि विष्णुवर्धन की जो पत्नी थी, विष्णुवर्धन की जो पत्नी थी जिसका नाम महादेवी था, उसने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वेंगी के चालुक्य में ऐसा कौन सा शासक था जिसने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो विष्णुवर्धन की पत्नी ने करवाया था। और पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का भी निर्माण वेंगी के चालुक्य ने ही करवाया था, यानी कि विष्णुवर्धन ने ही करवाया था इसका भी निर्माण। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ से हम लोग राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी। 735 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। इसने वातापी के चालुक्यों के अंतिम शासक कृतिवर्मन द्वितीय को पराजित कर दी थी। यानी कि दंतीदुर्ग ने क्या किया था, चालुक्य का जो वातापी चालुक्य जो अंतिम शासक रहता है, जिसका नाम कृतिवर्मन था, उसको ये पराजित कर देता है, और उसके बाद फिर राष्ट्रकूट वंश का स्थापना करता है। राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश में से
राष्ट्रकूट वंश यानी दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो ये मानीखेत में बनाया था। दंती दुर्ग के बाद इस वंश का अगला शासक कृष्ण प्रथम हुआ। इसने अपने शासनकाल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, 1 नंबर का यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ऐसा रहता है कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा का चट्टान कटवा के। तो ये राष्ट्रकूट के शासक जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा की कैलाश मंदिर यानी एलोरा में इसका क्या किया था? स्थापना किया था, निर्माण करवाया था। तो राष्ट्रकूट वंश में बहुत सारे राजा आ जाते थे। सबसे पहले दंतदुर्ग जो कि इसके संस्थापक थे, फिर कृष्णराज प्रथम, गोविंद द्वितीय, ध्रुव, गोविंदा तृतीय, और उसके बाद अमोघ वर्ष प्रथम, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। तो बहुत सारे इसमें राजा आ जाते हैं, ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना है। जो जो मेन राजा है उनके बारे में ही आपको याद रखना है। जैसे कि जो संस्थापक हैं दंती दुर्ग, इनके बारे में याद रखना है, और एक कृष्ण द्वितीय के बारे में याद रखना है। तो इसके बाद इस वंश का अंतिम महानतम शासक कृष्ण तृतीय हुआ। विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी। इसी के दरबार में एक कन्नड़ भाषाई कवि पोत्र रहा करते थे, और इन्होंने ही शांति पुराण की रचना की थी। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। तो यहाँ से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न ऐसा रहता है कि एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। 1 से 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं, फिर 13 से 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं, और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। इस बात को याद रखिएगा, कई बार इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। राष्ट्रकूटों के बाद 8वीं शताब्दी में कल्याणी के चालुक्य का नींव यहाँ पे रखा जाता है। तो कल्याणी के चालुक्य, जिन चालुक्यों ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपना राजधानी बनाया, वो कल्याणी के चालुक्य कहलाए। तो अगर यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि कल्याणी के चालुक्य जो हैं उनकी राजधानी क्या थी, तो ये हैदराबाद थी। इस वंश का अंतिम जो शासक था ये तेलप तृतीय हुआ, और आगे चलकर कल्याणी पर यादवों के अधिकार के साथ चालुक्य वंश का पतन हो गया। हम लोग चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने संगम काल के वीडियो में चोल साम्राज्य के बारे में बताया था। उसमें हमने 1ली शताब्दी से 3री शताब्दी तक चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। तो 3री शताब्दी में क्या होता है, पल्लवों के अधिकार में चोल आ जाता है, और चोल वंश का पतन हो जाता है 3री शताब्दी में। और चोल वंशी जो होते हैं वो पल्लवों के समांत हो जाते हैं, यानी पल्लवों में मंत्री हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो वहाँ काम करने लगते हैं। फिर 9वीं शताब्दी में इसका फिर से उदय होता है, यानी 3री शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास चोल साम्राज्य का फिर से उदय हुआ। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। तो अगर यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये विजयालय ने की थी। इस वंश में आदित्य प्रथम, परांकत प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, उसके बाद फिर कुलुंग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, राजेंद्र तृतीय प्रमुख चोल राजा हुए। ध्यान रखिएगा, राजेंद्र तृतीय इस वंश का अंतिम शासक हुआ था। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 9वीं शताब्दी में जब चोल साम्राज्य का नींव रखा जाता है विजयालय के द्वारा, तो जो इसका संस्थापक होता है ये विजयालय होते हैं, लेकिन इसका जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, तो ये राजेंद्र तृतीय थे। कौन थे? राजेंद्र तृतीय थे। चोलों ने दक्षिण भारत की वास्तुकला को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चोलों ने कई नगर, झील, बांध और तालाब बनवाए। तो यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न ऐसा रहेगा कि चोल वंश का 9वीं शताब्दी में स्थापना किसने किया था, तो ये विजयालय ने किया था। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाएगा कि चोल वंश में अंतिम शासक कौन था, तो ये राजेंद्र तृतीय। यहाँ से हम लोग चोल साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विजयालय,
इसने 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य की स्थापना की। इसने तंजावुर को जीतकर इसे अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद आदित्य प्रथम का पुत्र परांकत प्रथम चोल साम्राज्य का अगला शासक हुआ। इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। फिर परांकत प्रथम शासक बनता है। यह आदित्य का पुत्र था। इसने पांड्य शासक राज सिंह तृतीय को पराजित कर मथुरा को जीता। इस उपलक्ष्य में उसने मधुरांतक एवं मदुराई कोंड की उपाधि धारण की थी। उसके बाद तक्कोलम का युद्ध हुआ। इस युद्ध में परांकत प्रथम का पुत्र मारा गया और चोलों की बुरी तरह से हार हुई। इतिहास में यह लड़ाई तक्कोलम के युद्ध के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न ऐसा रहेगा कि तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था और इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये तक्कोलम, और इस युद्ध में किसका पराजय हुआ था, तो ये चोलों का पराजय हुआ था। आदित्य प्रथम का यानी परांकत का पुत्र इसमें मारा जाता है, यानी राज सिंह इसमें मारा जाता है। प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसी के शासनकाल से चोल साम्राज्य की महानता का युग प्रारंभ हुआ। इसने अपने शासनकाल में भूमि माप पद्धति कदम्ब की शुरुआत की थी और तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर यानी राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण 1010 ईस्वी में कराया था। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न ऐसा रहता है कि बृहदेश्वर मंदिर का स्थापना किसने करवाया था, निर्माण किसने करवाया था, तो ये राजराज प्रथम ने करवाया था। कब करवाया था, तो 1010 ईस्वी में करवाया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर इसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की थी, लंका सिहल। इसके बाद राजेंद्र प्रथम अगला शासक हुआ। इसी ने चेरों की नौसेना को युद्ध में पराजित किया। साथ ही चालुक्य, पांड्य, मैसूर के गंग राजाओं को युद्ध में पराजित किया। जो शासक बना था ये राजेंद्र प्रथम बना। इसके शासनकाल में चालुक्य शासक जयहिंद सिंह द्वितीय ने हमला किया था, पर वह बुरी तरह हार गया। यह युद्ध इतिहास में मास्की के युद्ध के नाम से जाना गया। तो मास्की कौन था, तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि मास्की युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो ये चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय के मध्य हुआ था और चोल शासक राजेंद्र प्रथम के मध्य हुआ था, जिसमें जयसिंह द्वितीय बुरी तरह हार जाता है। राजेंद्र ऐसा एकमात्र चोल शासक था जिसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। साथ ही इसने बंगाल के पाल शासकों को पराजित करके कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम गंगा तट पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें लोकप्रिय रूप से गंगा का विक्टर कहा जाता था। तो अगर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा का विक्टर किसे कहा जाता है, तो यह राजेंद्र प्रथम को कहा जाता था। इस काल को चोलों का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके शासन के बाद राज्य में व्यापक पतन देखा गया। चोल शासक में राजा अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी पहले से घोषित कर दिए। में हमने पूरा दक्षिण भारत का इतिहास कवर कर लिया है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कमेंट में बताएं कैसा लगा यह वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियो को देख लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में और अपनी तैयारी को सफल बनाइए। धन्यवाद।